Good morning, everybody. पल्लवी सिंह, हेमंत, निशा, आरती, रेनू, नितिन, याशिका, दीपाक्षा, निकी, मोहित, सोनी, कुमकुम, श्रेया, सुमित, सिमरन, गायत्री, धनंजय, मोहिनी, आदित्य, दीपांशु, स्वीकृति, योगेश, कोमल, सुमित, आभा, देवेश, प्रीति, सौम्या, बंटी, शिवानी, मोहित, विनय यादव, देवेश, सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। और आज तो आप लोगों के ज़्यादा सवाल नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि आज हमारा नया सेशन शुरू हो रहा है और पहला ही दिन जब है तो सवाल क्या पूछिएगा। आपके कुछ एक फंडामेंटल क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक ये कि क्या पढ़ना चाहिए, दूसरा ये कि क्यों पढ़ना चाहिए, तीसरा ये कि कैसे पढ़ना चाहिए, और चौथा ये कि हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, कितने दिनों में पढ़ा देंगे। यही कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस आपके होंगे जो आप पूछेंगे। तो ऐसे में मैं सोचता हूं कि इन सारे सवालों के बारे में आप पूछो, इसके बजाय मैं खुद बता दूं। इसको हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की श्रेणी में रखते हैं कि ऐसे सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं, मैं उसका जवाब अपनी ओर से दे देता हूं। उसके बाद भी कुछ सवाल यदि आपके रह जाएंगे तो आपका स्वागत होगा। वैसे तत्काल इधर बजरंगबली की जय की बातें चल रही है, जय श्री राम का भी नारा चल रहा है और हर हर महादेव भी गूंज रहा है, और कहीं से जय हिंद आ रहा है। तो आप सब लोग अपने अपने तरीके से अभिवादन दे रहे हैं। मैं आपका सबका स्वागत करता हूं और सबको उन्हीं के शब्दों में अभिवादन लौटा भी देता हूं, और ये कहते हुए कि आपका क्लास एक बागीचा की तरह दिख रहा है, लग रहा है उसमें अनेक रंग के फूल हैं। इधर जय भीम भी आया है, इधर हरे कृष्ण भी आया है, और इधर वालेकुम अस्सलाम भी आया है। तो ऐसा लगता है कि क्लासरूम एक बागीचा की तरह है, इसमें अलग अलग रंग के फूल खिले हैं, लेकिन खास बात यह है कि सारे फूल खिले हैं, मुरझाए नहीं। तो फिर इसके साथ ही अब अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। चश्मे में अच्छा लग रहे हैं। चश्मा अच्छा लगने वाला नहीं है बच्चों, ये चश्मा दृष्टि दोष का चश्मा है। तो राधे राधे। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की। आधुनिक भारत। जब हम आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट अपना ये है कि यह वो सेक्शन है जिसमें आपको पीटी भी पढ़ना है और मेंस भी। पीटी भी पढ़ना है और मेंस भी। और इस सेक्शन के लिए एग्जाम में क्या स्थान होता है, एग्जाम में कितने सवाल होते हैं, एग्जाम में कितने सवाल होते हैं, तो इसको लेकर देखो तो आपको ये पता चले कि पीटी में इस बार तो 3 क्वेश्चंस ही आए। इस बार तो 3 क्वेश्चंस ही आए।
लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 क्वेश्चन कोई ट्रेंड है या कोई पैटर्न है। नॉर्मली इस सेक्शन से 7-8 क्वेश्चंस होते हैं। नॉर्मली इस सेक्शन से 7-8 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप मान के चलो कि ये एक असहज बात है, और सहज बात है, ये असामान्य बात है। ऐसा नहीं है कि आप इसे पैटर्न मान लीजिए और मॉडर्न इंडिया को इसी तरीके से पढ़िए कि जिससे कि 3 क्वेश्चन आएगा पीटी में। पीटी में उसके प्रश्नों की संख्या 8 के आसपास रहेगी, यही मानकर चलिएगा और इसी के मुताबिक उसकी तैयारी करिएगा। और मेंस में नॉर्मली इतिहास सेक्शन से 100 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि लगभग 10 सवाल होता है। 10 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 में। मेंस का जो जीएस होता है उसके पेपर 1 में नॉर्मली 10 सवाल होता है। किसी किसी साल 8 सवाल भी आता है, किसी साल 8 सवाल भी आता है, तो एक साल 14 सवाल भी आया है। तो आपको यह देखना है कि यदि एक साल 14 आया है तो किसी साल 8 भी आया है। मैं एवरेज पकड़ के देखता हूं तो मुझे लगता है कि 10-11 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं। तो 10-11 के आसपास कुछ क्वेश्चंस के अंतर्गत मानकर चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया से होते हैं। मॉडर्न इंडिया से 4 से 5 क्वेश्चंस अकेले मॉडर्न इंडिया से होते हैं। तो आपको यह अंदाजा लग गया कि हम मॉडर्न इंडिया की पढ़ाई यदि करेंगे तो यह पढ़ाई पीटी में भी काम आएगी, मेंस में भी काम आएगी, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंतर्गत पीटी में हमें 7-8 क्वेश्चंस मिलेंगे। किसी किसी साल 10 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो 10 भी मिल जाए तो आपको चकित नहीं होना है। मॉडर्न इंडिया से 7-8 क्वेश्चन का तो स्टैंडर्ड रहता ही रहता है, लेकिन किसी किसी साल 10 क्वेश्चन भी मिल जाता है। तो हम मानकर चलेंगे कि हमको 8 क्वेश्चन तो पकड़ना है उधर से। इसके बाद आपके सामने में अगला मुद्दा है कि हम इसे कैसे पढ़ें। कैसे पढ़ें? तो बच्चों आपको एनसीईआरटी की किताब पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी कवर करो। या फिर आप बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत एक किताब आती है, वो कवर करो। आधुनिक भारत किताब जो बिपिन चंद्रा की है, वो किताब पहले पुरानी वाली एनसीईआरटी है। पहले के काल में एनसीईआरटी की किताब हुआ करती थी ये। बाद में एनसीईआरटी के लेखन मंडल में परिवर्तन हो गया और उस किताब को एनसीईआरटी से निकाल दिया गया। तो उसको फिर बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक पब्लिकेशन ने अपने से पब्लिश कर दिया।
तो वही किताब है बिपिन चंद्रा की। बिपिन चंद्रा कोई हल्के इतिहासकार नहीं है। बिपिन चंद्रा को इतिहास लिखने के लिए पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला हुआ है। बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, आप उनको पढ़ो। ठीक है, तो अब अगला मुद्दा है कि एनसीईआरटी की किताब या बिपिन चंद्रा की किताब यदि आप पढ़ लोगे तो इनको पढ़ने के बाद स्पेक्ट्रम नहीं, मैं गाइड किताब को छूने के लिए भी नहीं बोलता। मेरी अपनी एक शैली है पढ़ाने की, जिस शैली के अंतर्गत मैं गाइड को पढ़ने के लिए गाइड नहीं करता। स्पेक्ट्रम इज अ गाइड। स्पेक्ट्रम जैसी कोई किताब पढ़ना नहीं है आपको, समझ गए? आप बिपिन चंद्रा की किताब पढ़िए। मैंने आपको बताया ना कि गाइड लिखने वाले लोग हजारों हैं, बिपिन चंद्रा अकेले हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है। तो आप बड़े इतिहासकार को पढ़िए, आपको वहां से बहुत फायदा होगा। और साथ में चाहे तो एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी तो बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए, मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी के अलावा यही बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ लीजिए, इसके अलावा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि इसके आगे के लिए मैं हूं ना। मैं क्लास में आपको जो पढ़ाऊंगा उसी के बीच से नंबर 1 मेंस के सारे सवाल बन जाएंगे और पीटी के एक आध छोड़ के सारे सवाल बन जाएंगे। तो क्लासरूम में हम लोग जो काम करने जा रहे हैं उसी काम को और बढ़िया प्रभावशाली बनाने के लिए जरूरी है कि आप एनसीईआरटी की किताब और बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ लीजिए। बिपिन चंद्रा की किताब पतली है, मोटी नहीं है। स्पेक्ट्रम वगैरह तो 800-900 पेज की किताब है। वो सब किताब पढ़ने का मतलब हुआ कि विद्यार्थी तथ्यों का बोझ अपने सर पे उठाया हुआ एक कुली बन के रह जाएगा। वैसी किताब कभी मत पढ़ना बच्चों, जिस किताब के लेखक के मन में ये भावना है कि मैं इतना तथ्य डाल दूं, इतना तथ्य डाल दूं कि उससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन न पूछा जाए, और इसके चक्कर में तुम्हारे पढ़ने योग्य मटेरियल की तुलना में वो 3 गुना ज्यादा मटेरियल तुमको दे दे। नतीजा ये निकल कर आएगा कि उस किताब से यदि क्वेश्चन आ भी गया तो तुम उसको याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि तुम एक बार पढ़ते पढ़ते ही पीछे की सारी बातें भूलने लगोगे, रिवाइज कर ही नहीं पाओगे। जबकि ज़रूरत होती है किसी किताब को 3 बार 4 बार रिवाइज करने की। यदि 3 बार 4 बार रिवाइज नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रिपरेशन तुम्हारे परफॉर्मेंस में तब्दील नहीं होगा। अतः मोटी किताबों को 2 गज दूरी से नमस्ते बोल दो। मोटी किताबों को 2 गज दूरी से नमस्ते बोल दो और काम की पतली किताब पढ़ो, और उन किताबों को बार बार पढ़ो ताकि उसका मैक्सिमम निकाल लो। समझ गए ना? एनसीईआरटी तो सारे क्लासेस की पढ़ लो। एनसीईआरटी में कोई क्लास नहीं तय करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको एंसेंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड सब पढ़ना है। एनसीईआरटी आपको सारे क्लास का पढ़ना होगा। ठीक है, कैसे पढ़ें? तो एनसीईआरटी कवर करो, बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ो, और यदि अभी के डेट में आप लोगों को कोई एक किताब ही पढ़ना ठीक लगता है तो आप बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ लेना। कोई एक किताब मात्र कवर करना चाहो तो आप बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ लो। उसके बाद तब अगला मुद्दा है कि शेष जितना भी है उसके लिए आपको क्लास पे डिपेंडेंट करना चाहिए। क्लास पर निर्भर रहो, निर्भर रहो। ये बताओ कि इस दफा के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर यूपीएससी ने जो पूछा वो बहुत डिफिकल्ट पूछा। मैंने तुम लोगों को एंसेंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ाया था, मैंने तुम लोगों को मेडिवल इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ाया है। मेरे पढ़ाए के बीच में से क्वेश्चंस क्लास से आ गए कि नहीं, ये मैं तुम लोगों से पूछता हूं, मैं अपनी ओर से कोई क्लेम नहीं करता। मैंने जितना दूर तक का कोर्स कवर किया था उतने दूर तक के मेरे कवरेज के बीच में से यूपीएससी के क्वेश्चंस आपके अधिकांश मिल गए कि नहीं?
बोलो। यदि मेरे क्लास से क्वेश्चन, हाँ जी आ गए, यस सर आ गए, ठीक है। तो जब आ गए तो ये मत समझना बच्चों कि इस बार आ गया, हर बार आता है और आएगा भी। तो इसलिए तुमको इधर उधर की बातें नहीं करनी, दौड़ कूद नहीं करना। ये नहीं कि बंदरों की तरह कभी इस डाली पे तो कभी उस डाली पे तो कभी उस डाली पे। डालियां नहीं बदलनी है, हमें एक जगह टिक के रहना है। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। बस एक रास्ते पर चलो। मधुशाला का मतलब ये नहीं है कि तुमको ये सोचना है कि गुरुजी ने हमको दारू पीने का रास्ता सिखा दिया, नहीं। यहाँ मधुशाला का मतलब है कि तुमको मंजिल मिल जाएगी, तुम बस एक रास्ते पर चला चलो। तो क्लास में जितनी बातें पढ़ाऊंगा उसको तुम 3 बार 4 बार रिवाइज कर लेना, तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। समझ गए? स्पेक्ट्रम ले आए हैं तो बिपिन चंद्रा भी ले लें क्या? स्पेक्ट्रम ले आए हो तो किसी दोस्त को जन्मदिन में उपहार में दे देना। जहर खरीदा है तो खाना जरूरी है क्या? बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो इतनी मोटी मोटी हैं, उन किताबों को मैंने कहा ना कि 2 गज की दूरी से नमस्ते कर दो। और नहीं तो फिर लाइब्रेरी बना रहे हो घर में तो लाइब्रेरी की तरह उसको बथान की शोभा बना दो। हम लोग के गांव देहात में एक शब्द यूज किया जाता है, बथान। बथान माने जहां गाय बैल को बांधा जाता है। तो उसी तरीके से किताबों को भी अपने घर के बथान की शोभा बना लो। जरूरी नहीं है कि तुम उन सारी किताबों को पढ़ो। तो शेष क्लास पर निर्भर रहो। क्लास पे निर्भर रहोगे तो यदि यूपीएससी में पीटी में 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं तुमको एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि 7 से 8 क्वेश्चंस हर हाल में क्लास की चर्चा से ही होंगे। यदि 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चिंत रहिए, 5 से 6 क्वेश्चंस हर हाल में क्लास की चर्चा से ही होंगे। दूसरी बात है कि मान लो कि आप कहोगे कि सर 8 क्वेश्चन पूछा गया, 6 तो आपके क्लास से मिल रहा है, बाकी 2 के लिए क्या करें? बाकी 2 के लिए 2 बातें हैं। यदि वो आसान होंगे तो नोट्स में होगा या एनसीईआरटी में होगा, यदि डिफिकल्ट होगा तो किसी किताब में नहीं मिलेगा तुमको। और उस लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चन को पकड़ने की जिद ठानोगे तो तुम्हारा समय प्रबंधन खराब हो जाएगा, क्योंकि तुमको अकेला हिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ना है, और भी विषय पढ़ना है। अतः तुम लोगों को यह ध्यान रखना है कि क्लास में जो पढ़ाऊंगा उससे यदि 5-6 क्वेश्चन मिल जाएगा कुल 8 में, तो इसका मतलब समझते हो, परफॉर्मेंस लेवल तुम्हारा बहुत अच्छा है। यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए तो 45% सफिशियंट है। इस बार तो 45% से भी नीचे कट ऑफ जाने वाला है। और मैं तुम लोगों को कह रहा हूं कि 10 पूछा जाएगा तो 7-8 मिल जाएगा, इसका मतलब हुआ 70 से 80% तक मिल जाएगा। तो तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि मेरे पढ़ाए के बीच में से गलती नहीं हो। जैसे इस दफा मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने धान्य कटक पे गलती कर दिया जबकि पढ़ाया हुआ था। तो इस तरह की गलतियां नहीं करना चाहिए। यदि तुम इस तरह से अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लोगे तो तुम्हारी तैयारी इतने ही से हो जाएगी। और मेंस में तो कोई क्वेश्चन क्लास में पढ़ाए के दायरे से बाहर आएगा ही नहीं, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं। पीटी में चूंकि फैक्ट पूछा जाता है ना, तो फैक्ट कभी कभी आपके कवरेज के दायरे से भी इक्का दुक्का बाहर रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा वो तो बाहर नहीं जाएगा, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। अब अगला मुद्दा है कि हम जब आपको कवर कराने जा रहे हैं तो कवर कराने के क्रम में क्या करेंगे कि टॉपिक के अंदर, टॉपिक में
पीटी एंड मेंस का महत्व तय कर लेंगे। सभी टॉपिक एक ही समान महत्वपूर्ण नहीं होते हैं पीटी के लिए और मेंस के लिए। कुछ एक टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां से कि क्वेश्चन पीटी में ही पूछा जाता है, मेंस में नहीं पूछा जाता है। तो हम अब एक दिन में ही ये तय करने लगे कि कौन सा टॉपिक पीटी के लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा टॉपिक मेंस के लिए महत्वपूर्ण है, तो पूरा दिन उसी के ऊपर खर्च हो जाएगा। और आप में से कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कि उस टॉपिक के बारे में कुछ ज्ञान भी नहीं होगा, तो वो चीज़ें आपके सर के ऊपर से गुजर जाएंगी। तो मैं उसे आज नहीं कंप्लीट करूंगा, बस आपको ये बात बता देता हूं कि कुछ एक टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो पीटी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, मेंस के लिए नहीं। कुछ एक टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां से कि पीटी और मेंस दोनों के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कौन सा टॉपिक पीटी के लिए ही महत्वपूर्ण है, कौन सा टॉपिक पीटी और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ये सब हम लोग टॉपिक के अध्ययन के दौरान कर लेंगे। ठीक है। क्या है, मेडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री मेंस है या नहीं? ना बच्चों, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री सिर्फ पीटी के सिलेबस में है, मेंस के सिलेबस में नहीं है। मेंस के सिलेबस में हिस्ट्री से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? मेंस के सिलेबस में जो दिया गया है हिस्ट्री का हिस्सा, वो है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर जब तुम पढ़ोगे तो भारत की कला और भारत की संस्कृति का विकास प्राचीन काल के दौरान हुआ है, कुछ मध्यकाल के दौरान भी हुआ है। तो इस क्रम में आपको एंशिएंट एंड मिडिवल से संबंधित कुछ अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन वो प्योर एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है। जब तुम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो तो तुम उसमें काल, क्षेत्र, पात्र, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ पढ़ते हो। लेकिन जब तुम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये कल्चर वाला हिस्सा पढ़ते हो। तो इस ख्याल से तुम्हें यह देखना होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री वर्ड जब आपके सिलेबस में लिखा गया तो इसका मतलब है कि उसमें सभी डायमेंशनों को कवर करना है, सभी के सभी आयामों को कवर करना है, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे पॉलिटिक्स का हो, चाहे युद्ध का हो, चाहे संधि का हो। और ये पीटी के लिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पीटी के सिलेबस में लिखा हुआ है प्राचीन भारत। ये आपको मध्यकाल के लिए भी यदि करना है तो पीटी के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि पीटी के सिलेबस में लिखा हुआ है मध्यकाल। लेकिन जैसे ही आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो मेंस के सिलेबस में लिखा हुआ आर्ट एंड कल्चर। और चूंकि भारत की कला और भारत की संस्कृति का विकास हजारों साल के दौरान हुआ है, तो इस क्रम में हमें प्राचीन काल की कला और संस्कृति भी पढ़ना होगा, मध्यकाल की कला और संस्कृति भी पढ़ना होगा। तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि मेंस में भी हमें प्राचीन काल से क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में भी हमको मध्यकाल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों, आप सारे सवालों का अध्ययन करके देख लेना जो मेंस से पूछा गया है, वो सारे के सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ कल्चर के होंगे, क्योंकि सिलेबस में ही सिर्फ कल्चर है। तो यदि आप में से किसी बच्चे को यह लगता है कि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दिया पीटी के लिए और मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया ही नहीं मेंस के लिए, तो कुछ छूट गया, तो ये आपका भ्रम है, आपका नहीं छूटा है, वो आपके सिलेबस में ही नहीं है। यदि आपको लगता है कि मेडिवल हिस्ट्री मैंने पढ़ा दिया पीटी के लिए, मेंस के लिए नहीं पढ़ाया, आपका छूट गया, तो आपका भ्रम है, आपके सिलेबस में ही नहीं है। फिर आप कहिएगा कि कल्चर तो पढ़ा देते हैं मेंस के ख्याल से, तो उत्तर यह है कि आर्ट एंड कल्चर का मेंस के लिए अलग से क्लास होगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए मेंस के लिए अलग से क्लास होगा, उसमें सारा का सारा कवर कर दिया जाएगा। क्लियर है ना?
चलो सर, एंग्जाइटी हो रही, काहे की एंग्जाइटी हो रही है? चलिए, मेंस में दूसरा हिस्सा होता है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया ये एक अकेला हिस्सा है जो मेंस में भी है और पीटी में भी है। तीसरा है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री सिर्फ मेंस में है, पीटी में नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री सिर्फ पीटी में है, मेंस में नहीं है। आर्ट एंड कल्चर सिर्फ मेंस में है, पीटी में नहीं है। तो आर्ट एंड कल्चर वाला जब सेक्शन हम पढ़ेंगे मेंस के ख्याल से, तो उस समय हमारी कोशिश पूरी की पूरी रहेगी डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई की, एनालिसिस की, कॉन्सेप्ट की, राइटिंग की। और जब हम पीटी पढ़ रहे थे प्राचीन काल में, तो हमारा क्या प्रयास था? एनालिसिस कम से कम हो, कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक बेसिक हो, राइटिंग पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पीटी में राइटिंग करने की जरूरत ही नहीं होती। तो वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर वो सेक्शंस हैं जिसका नाता सिर्फ और सिर्फ मेंस से है। मॉडर्न इंडिया का नाता मेंस और पीटी दोनों से है, और एंशिएंट एंड मेडिवल का नाता सिर्फ और सिर्फ पीटी से था। यही आपका पाठ्यक्रम है। अतः आप लोग कोई इस तरीके की चिंता मत करिएगा कि मेरा तो एंशिएंट इंडिया में मेंस नहीं हुआ, मेरा तो मेडिवल इंडिया में मेंस नहीं हुआ। अब मैं इसे मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। मैं यहां बता रहा था आप लोगों को कि टॉपिक में पीटी और मेंस का महत्व हम अलग अलग टॉपिक की पढ़ाई के दौरान करते जाएंगे। यहां पर सब कुछ करना जरूरी नहीं है। आप लोगों को क्या करना होगा कि पीटी का फैक्ट पढ़कर आना होगा, आना होगा। आप लोगों ने उड़ान का नोट्स ले लिया होगा। उड़ान का नोट्स आप लोगों को मिल गया होगा मॉडर्न इंडिया के लिए। तो आप लोग मॉडर्न इंडिया का नोट्स उसी उड़ान के नोट्स से कवर कर लीजिए। जब भी कोई टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उस टॉपिक के बारे में आपको बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, और आप उसे उड़ान के नोट से कवर करके आइएगा। यानी कि बात सीधी सीधी है कि मैं कह दूंगा कि चलो एक्स टॉपिक आपको मैं अगले दिन पढ़ा रहा हूं, तो क्लास में आने के पहले आप उड़ान का नोट्स देख कर आइएगा। उड़ान का नोट्स देख कर आएंगे। यदि आपके पास थोड़ा सा भी परिचय होता है किसी टॉपिक को, तो स्वाभाविक रूप से आपको उस टॉपिक में मजा भी ज्यादा आता है, उसकी समझ भी ज्यादा होती है। मजा भी ज्यादा आता है और समझ में भी ज्यादा टॉपिक आता है। और जब मजा भी आता है और समझ में भी आता है, तब एक और बात होती है, आपका ध्यान एकदम केंद्रित हो जाता है उन बिंदुओं पे जिसको टीचर फोकस कर रहा है, जिसके बारे में टीचर कर रहा है कि अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से तो क्वेश्चन आ सकता है। टीचर की कलाकारी को समझने के लिए सारे बच्चे क्लास में एक समान कॉम्पिटेंस लेकर नहीं आते, एक समान क्षमता और दक्षता लेकर नहीं आते। मामला ये नहीं है कि कोई बहुत इंटेलिजेंट है और कोई कम इंटेलिजेंट है। मामला ये है कि कोई अच्छे बैकग्राउंड से पढ़ लिख के आया है, कोई बैकग्राउंड में कमजोर है। समाधान ये नहीं है कि अब तुम पहले अपना बैकग्राउंड तैयार करो फिर आओ। समाधान ये है कि क्लास में जो टॉपिक की पढ़ाई होनी है उस टॉपिक की पृष्ठभूमि तैयार करके आओ। अब पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए आपके पास में नोट्स मौजूद है। पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए आप चाहो तो बिपिन चंद्र की किताब भी पढ़ सकते हो। दोनों पढ़ सके तो सोने पे सुहागा। यदि आपको दोनों में से
कोई एक ही तत्काल पढ़ने का मौका मिल रहा है तो उड़ान के नोट्स पढ़ लेना, क्योंकि नोट्स में कम समय में ज्यादा फैक्ट्स मिल जाएंगे। फैक्ट्स तुमको याद नहीं होंगे, फैक्ट्स से तुम्हारी समझ नहीं बनेगी, तो उसकी चिंता नहीं है। समझ बनाने के लिए मैं क्लास में आ जाऊंगा ना, और फिर मेरे क्लास के बाद में उन्हीं फैक्ट्स को पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ कॉन्सेप्ट बन रहा है, वो फैक्ट्स याद भी हो जाएंगे। तो यह ध्यान रखना है कि क्लास में आओ तो थोड़ा सा बैकग्राउंड लेकर आना। सर ऑल हिस्ट्री बुक लिस्ट बता दीजिए, क्या जरूरी है? अभी मॉडर्न इंडिया का बताया ना, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा और उड़ान, और उड़ान नहीं चलेगा, इतनी उड़ान मत भरो स्मृति, और नहीं चलेगा, एंड उड़ान चलेगा, समझ गई? और उड़ान नहीं, एंड उड़ान करो। और माने अंग्रेजी वाला और था, हिंदी वाला और कर दो, समझ गई? एनसीईआरटी प्लस बिपिन चंद्रा प्लस उड़ान। बहुत बहुत तो तुम एनसीईआरटी और बिपिन चंद्रा में से कोई एक चुन लो, तो मैं कहूंगा अभी तत्काल एनसीईआरटी चुन लो, ये बिपिन चंद्रा चुन लो। फिर भी मेरा तो सजेशन रहता है कि एनसीईआरटी किताब कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अरे तुम लोग को नहीं पता चलता है कि भैया तुम एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे, बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ोगे, उड़ान का नोट्स पढ़ोगे, मेरा क्लास पढ़ोगे, चारों में 70-80% बातें कॉमन होंगी, मेरे क्लास में कुछ एक्स्ट्रा होगा, तो बहुत सारी बातें तो कॉमन होती है। तो तुम्हें लगता है 4 किताब पढ़ना पड़ रहा है, जबकि सच्चाई की बात यह है कि किसी किताब को कवर करने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन जब 70-80% चीजें कॉमन होती है तो तेजी से कवर हो जाता है। जो कुछ नई बातें होती है, वही नई बात यदि किसी साल क्वेश्चन का बेस बन जाए, तो वही नई बात यदि किसी साल क्वेश्चन का बेस बन जाए तो बात बन जाए, समझ गए ना? ये वाली बात है। यदि फिर भी बच्चा लोग पूछेगा मुझसे कि 2 बताइए सोर्स मत, तो मैं कहूंगा उड़ान के नोट्स प्लस बिपिन चंद्रा, बिपिन चंद्रा, उड़ान के नोट्स प्लस बिपिन चंद्रा, ठीक है? अब अगला मुद्दा यह है कि आप लोगों को PYQ पढ़ना है, PYQ पढ़ना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। कोई भी टॉपिक की पढ़ाई हो रही है तो तुम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को, उससे जो कोई सोर्स आपने लिया होगा, कोई भी सोर्स आपके पास में हो सकता है, गाइड ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट ये नहीं कि उसका उत्तर कितना बढ़िया दिया गया है, एनालिसिस कितना बढ़िया दिया गया है, वहां पर मतलब सिर्फ इस बात का है कि आपके सामने में यह मालूम हो गया है कि पिछले वर्षों में इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो PYQ चाहिए अपने को। जैसे मैं यदि तुमको टॉपिक पढ़ाऊंगा यूरोपियन कंपनी का आगमन, यूरोपियन कंपनी का आगमन, तो यूरोपीय कंपनी का आगमन जब हम पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि तुम यदि पिछले वर्षों के क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो तुमको 3 बातों का अंदाजा लग जाएगा। क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन कौन कौन से पॉइंट से पूछा जा रहा है, और आगे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि तुम इन बातों को समझ जाओगे तो तुम्हारी पढ़ाई में वो दक्षता आ जाएगी जिसके आधार पर तुम्हारा परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाएगा। यदि तुमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को नहीं देखा तो समझ लेना कि तुम्हारी पढ़ाई आधी अधूरी रह जाएगी, तुम्हारी पढ़ाई कभी अच्छा परिणाम नहीं ला पाएगी। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लेना। अब हम लोगों को उतरना है अपने पाठ्यक्रम की ओर। हमारा पाठ्यक्रम क्या है?
एक छोटी बात और, जिस दिन यूपीएससी का एग्जाम हुआ था उसके अगले दिन मैंने आप लोग को क्लास में 2 बातें बताई थी। एक बात यह कि मैंने आपके सामने में अपने सिलेबस जिसका कवरेज मैंने किया था उस सिलेबस से पूछे जाने वाले सारे सवाल रख दिया, और मैंने आपको दिखा दिया कि 2 क्वेश्चन छोड़ के सारे सवाल क्लास में पढ़ाया गया है, और आप लोगों ने अपनी ओर से बिल्कुल सहमति दिया कि हाँ पढ़ाया गया है, क्योंकि आपने ही पढ़ा है। और उसके बाद फिर मैंने आप लोग को एक बात कहा था कि आज के बाद कभी कोई विद्यार्थी टीचर से क्लास में ये ना पूछे कि सर सिलेबस कब खत्म होगा। ये तब पूछना किसी टीचर से जबकि टीचर क्लास में टॉपिक पढ़ाने के बजाय कथाकारी करे, गप करे, मनोरंजन करे, चुटकुले सुनाए, तब तो जरूर पूछ देना कि सर इस तरीके से तो कोर्स ही खत्म नहीं होगा। लेकिन यदि टीचर आपको ये कह रहा है कि बेटा क्वेश्चन का दायरा बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चन का डेप्थ बढ़ता जा रहा है, यानी कि ज्यादा बड़े दायरे से अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज्यादा गहराई से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन कभी कभी बेसिक भी पूछा जा सकता है, और तुम्हारे में से बहुत लोगों का बेसिक भी कमजोर है, तो टीचर की मजबूरी हो जाती है कि उसे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कवर करना पड़ता है, तो समय कुछ ज़्यादा लग जाता है। ज़्यादा का मतलब ये थोड़े नहीं कि 6 महीना ज़्यादा लग जाएगा, अभी किसी सेक्शन को कवर करने में 4 दिन 6 दिन ज़्यादा लग जाएगा। तो वो जो 4 दिन 6 दिन ज़्यादा लगता है वो 4-6 दिन तुम्हारे लिए लगता है। शिक्षक के हाथ में है, कम से कम मेरे जैसे शिक्षक के हाथ में है कि मैं तुम्हारा सिलेबस कम से कम दिन में भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन कम से कम दिन में खत्म करूंगा तो कम से कम क्वेश्चन पकड़ में आएगा। मैं प्रॉपर पढ़ाऊंगा, सारे क्वेश्चंस पकड़ में आ जाएंगे। सारे का मतलब 10 में से 7-8। तो ध्यान ये रखना है कि कभी किसी शिक्षक के सामने में ये मत पूछना कि सर सिलेबस कब खत्म होगा। सिलेबस तो प्रोफेशनल तरीके से तय किए गए कमिटमेंट के दायरे में ही खत्म होगा। मे बी कि 4 दिन 6 दिन ज़्यादा लग जाएगा, 4 दिन 6 दिन ज़्यादा लगेगा तो वो 4-6 दिन में तुम्हारे लिए खर्च करता हूं, तुम पर अपना समय खर्च करता हूं। समझ गए ना? उड़ान 3 के नोट्स में कुछ गलतियां हैं बेटा, मुझे तुम ये बता देना कि उड़ान 3 के नोट्स में कहाँ गलतियां हैं, ताकि मैं मैनेजमेंट के लोगों को यह सूचना दे दूंगा और वो अपनी टीम के साथ संपर्क कर लेंगे कि भैया गलती हुई है। यदि मैं सीधे सीधी बोलूंगा कि उड़ान 3 के नोट्स में कुछ गलतियां हैं तो मेरी बात को लोग सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि वो पूछेंगे कि सर आप ये बता दो कि कहां पर गलती है। समझ गए ना? जब तक कि आप टारगेटेड नहीं बताओगे तब तक दिक्कत रहेगी। सर आप टारगेटेड एंड डीप लेवल तक पढ़ाते हैं। हाँ बेटा, ये जरूरी भी है। 4 वाले बैच को उड़ान नहीं मिले हैं, मैं ये सूचना जरूर दे दूंगा कि 4 वाले बच्चों को उड़ान नहीं मिला है। सर संपूर्ण बुक अच्छी है क्या? कौन से किताब के बारे में पूछ रहे हो बच्चों? संपूर्ण बुक अच्छी है किसकी? चलो आगे बढ़ते हैं, अब पाठ्यक्रम की ओर चलते हैं। फिर पाठ्यक्रम की ओर चल के देखो तो क्या कहानी है अपनी। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो ये कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मध्यकाल में भी आ सकता है और आधुनिक काल में भी आ सकता है। मध्यकाल और आधुनिक काल दोनों से इस टॉपिक का नाता होता है, क्योंकि इन्हीं यूरोपीय कंपनियों में से एक कंपनी अंग्रेजों की है जिन्होंने कि भारत में साम्राज्य स्थापित करके 1947 तक रूल किया।
इन्हीं यूरोपीय कंपनियों में से एक कंपनी पुर्तगालियों की है जिन्होंने कि 1961 तक रूल किया। इन्हीं में से एक कंपनी फ्रांसीसियों की है जिन्होंने कि 1954 तक रूल किया। तो कंपनियों के आगमन की शुरुआत हो रही है 1498 में, जो मध्यकाल है, और कंपनियों के जाने की जो अंतिम तिथि है वो 1961 की है, जो यहां तक कि आजादी के बाद की कहानी भी है। तो ऐसी स्थिति में मैंने ये तय किया है कि इसे मैं मॉडर्न इंडिया के सिलेबस में रखूंगा। आपको क्या फर्क पड़ता, मॉडर्न में पूछो, मेडिवल में पूछो, बात तो एक ही है ना। और इस टॉपिक की तैयारी आप सिर्फ और सिर्फ पीटी के लिए ही करेंगे। इस टॉपिक से मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि मेंस का सिलेबस लिखा हुआ है आधुनिक भारत 18वीं शताब्दी के मध्य से। 18वीं शताब्दी के मध्य के पहले ही अधिकांश रूप से यूरोपीय कंपनियों की कथा कहानी कंप्लीट हो जाती है। सिर्फ अंग्रेज कंपनी आगे ऐसी रहेगी जिसको हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक आपका महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अब इससे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी चर्चा अभी नहीं, लेकिन ये एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप जरूर कवर करना। मैं यहां पर एक बात और बता देता हूं कि मैं सिलेबस क्यों बता रहा हूं स्पेशली। आप तो ये भी कह सकते हैं कि सिलेबस तो लिखा हुआ ही है, तो बच्चों सिलेबस लिखा हुआ नहीं है। मैं जो सिलेबस तय करूंगा उसी को कवर करोगे तो क्वेश्चन मिलेंगे। यूपीएससी में सिलेबस डिफाइंड तरीके से, डिटेल तरीके से, डिस्क्रिप्टिव तरीके से नहीं दिया जाता है। अतः आपकी जरूरत यह है कि मैं आपके सामने में सिलेबस एक्सप्लेन करूं। यह है आपका सिलेबस जिसे आपको कवर करना है। तो पहला टॉपिक हो गया भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक है दूसरा जो आपका टॉपिक आएगा वह है भारत में ब्रिटिश सत्ता, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। यहां पर आपको क्या पता चलेगा कि भारत उस समय कई क्षेत्रीय सत्ताओं में बटा हुआ था, में बटा था। कई क्षेत्रीय सत्ताओं में बटा हुआ था। उन्हें एक एक कर कर 100 वर्षों के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता। माने भारत को जीता किसने? प्रथम दृष्टया तो आप सुनते हो कि अंग्रेजों ने जीता, लेकिन थोड़ी गहराई में जाओ तो पता चला कि इंग्लैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जिसने कि भारत को जीता था। इंग्लैंड की सरकार ने नहीं जीता था। थोड़ी और गहराई में जाओगे तो यह पता चलेगा कि व्यापारिक कंपनी को इंग्लैंड की सरकार की सहमति थी कि हां तुम जीतो, समर्थन था, जीतो, तुम्हारी कोशिश में जरूरत पड़ेगी तो पीछे से हम सहायता करेंगे। लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर भारत को जीतने का काम किसने किया था? एक व्यापारिक कंपनी ने, और उसी व्यापारिक कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। इस वजह से आप देखोगे कि इस टॉपिक में आपको तमाम प्रकार के युद्ध,
संधि आदि का अध्ययन करना होगा। सबसे ज्यादा युद्ध, संधि आदि जैसी चीजें इसी टॉपिक में पढ़ना होता है, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता रहा है। तो इस टॉपिक के बारे में पढ़ाई के वक्त में आप समय की कंजूसी नहीं करिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड। मेंस में बहुत बहुत तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिश विजय या विक्ट्री के लिए जिम्मेदार कारण क्या थे, जिम्मेदार कारण, और इसके पीछे ब्रिटिश रणनीति क्या थी, ब्रिटिश की रणनीति क्या थी। अंग्रेज भारत को जीत गए तो आखिर वो क्या कारण है कि अंग्रेज भारत को जीत गए, और दूसरा है कि वो कौन सी रणनीति अपनाए थे कि जिसके बदौलत वो जीत गए। इन्हीं दो बिंदुओं के ऊपर क्वेश्चन मेंस में आएगा। इसके अलावे आपको भारत में अंग्रेजों की जीत के ऊपर क्वेश्चन अलग से गहराई में नहीं आएगा। तो मेंस की तैयारी के लिए इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा समय खर्च करना जरूरी नहीं है, लेकिन पीटी की तैयारी के लिए इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। इसके बाद फिर देखो आप, अगला टॉपिक क्या आता है। अगला टॉपिक आता है भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का विकास। ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का विकास। भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का विकास। थोड़ा बड़ा लिखिए, ठीक है बेटा, थोड़ा बड़ा लिखूंगा। भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का विकास। इसके अंतर्गत तुम देखोगे कि सेना भी पढ़ना होगा, सेना, नौकरशाही, न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली, प्रेस पर नियंत्रण, प्रेस पर नियंत्रण। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके लिए संवैधानिक सुधार। संवैधानिक सुधार। संवैधानिक सुधार का जो संवैधानिक सुधार का जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन प्राय आता ही आता है। इस बार भी आप देखोगे कि 1833 के एक्ट पर क्वेश्चन आया। 1833 के एक्ट पर इस बार भी क्वेश्चन आया। ठीक है।
सर जी आपने मेडिवल एंड मॉडर्न एंसेंट हिस्ट्री कब पढ़ाई आपने, प्लीज बताओ ना। अभी अभी खत्म हुआ है बच्चों। जय सिंह मीना साहब, कल ही तो खत्म किया हूं मेडिवल हिस्ट्री का क्लास। प्रेस नहीं समझते हो, कहता है प्रेस क्या है। पत्रकारिता, अखबार, इन सबों के ऊपर नियंत्रण भी तो सरकार की प्रशासनिक नीति का एक हिस्सा था। तो सर प्रेस क्या है? तो प्रेस पर नियंत्रण बेटा, प्रेस पर नियंत्रण। प्रेस कौन नहीं जानता है? प्रेस पर नियंत्रण हो गया। उसके बाद फिर अगला मुद्दा कि यहां से देखोगे तुमको ये पता चले कि मेंस में क्या क्वेश्चन आ सकता है। मेंस में इस पूरे टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ 3 जगहों से क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ 3 जगहों से क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है पूरे के पूरे शासन में, सिर्फ नौकरशाही में नहीं, पूरे शासन में नस्ल भेद, नस्ल भेद, यानी कि अंग्रेज लोगों को सेना में या नौकरशाही में या न्यायिक प्रणाली में बड़े पद मिलते थे। भारतीय लोगों को यह कहा जाता था कि तुम अंग्रेजों के इतना ईमानदार नहीं हो, तुम उनके इतना बहादुर नहीं हो, तुम उनके इतना योग्य नहीं हो, अतः बड़े पद सिर्फ अंग्रेज को मिलेंगे। भारतीय लोगों को सेना में सूबेदार से ऊंचा पद नहीं मिलता था। नौकरशाही में उनको क्लर्क से ऊंचा पद नहीं मिलता था। जुडिशियल क्षेत्र में उनको मुंसिफ से ऊपर का पोस्ट नहीं मिलता था। इसी सिस्टम को नस्ल भेद कहा जाता है। अंग्रेज अपने को सुपीरियर नस्ल का बताते थे, भारतीयों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे ब्राह्मण हो या दलित, इन सबों को वो इंफीरियर नस्ल का बताते थे। समझ गए आप लोग? तो अब मामला है शासन में नस्ल भेद का। शासन में नस्ल भेद का अब क्या है कहानी भाई कि शासन में नस्ल भेद के साथ जोड़ने लायक बात होती है कि न्यायिक प्रणाली, न्यायिक प्रणाली। ब्रिटिश काल में न्यायिक प्रणाली में सुधार एवं समस्याएं, सुधार एवं समस्याएं। अंग्रेजों के समय में जो जुडिशियल सिस्टम बनाया गया था, वो सिस्टम क्या था? वो सिस्टम पूर्व के काल के सिस्टम की तुलना में कहां कहां बेहतर है और उस सिस्टम की क्या क्या कमियां हैं। इन्हीं बातों को लेकर आपके सामने में क्वेश्चन आएगा। जैसे एक मोटी मोटी समझ लेके देखो तो आपको ये बात समझ में आए कि अंग्रेजों के काल में पहली दफा भारत में एक ऐसा जुडिशियल सिस्टम बना जिसमें न्यायपालिका कार्यपालिका के डायरेक्टली अधीन नहीं थी। इसके पूर्व के काल में तुम चाहे प्राचीन काल में जाओ या मध्यकाल में जाओ, तुमको ये पता चलेगा कि न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन हुआ करती थी। यानी कि राजा ही प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति करते थे और प्रधान न्यायाधीश के कोर्ट में जो फैसले होते थे उन फैसलों के खिलाफ भी अपील होता था राजा के पास, और अंतिम न्याय
राजा करते थे और राजा के द्वारा किए गए निर्णय के विरुद्ध फिर कहीं कोई अपील नहीं की जा सकती थी। यानी कि सबसे सुप्रीम कोर्ट कौन था? तो खुद किंग। लेकिन ब्रिटिश शासन काल में यह सिस्टम बदल गया। भारत में जो सबसे बड़े बड़े जजेज थे वो गवर्नर जनरल, जो ब्रिटिश सरकार में कार्यपालिका का प्रधान था, के अधीन नहीं थे। एक बड़ा अंतर यह था। एक दूसरा बड़ा अंतर यह आया कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान विधि का शासन आया। विधि का शासन का मतलब होता है कि शासन व्यक्ति की मर्जी से नहीं चलेगा बल्कि लॉ के मुताबिक चलेगा। पहले राजतंत्र में राजा की मर्जी को विधि के ऊपर माना जाता था। बाकी सारे अधिकारी तो कानून के दायरे में रहते थे, लेकिन राजा कानून का निर्माता था, अतः वो कानून के दायरे से बाहर था। लेकिन अंग्रेजियों के शासन के दौरान यह तय हो गया कि व्यक्ति कानून के अंदर है, चाहे वह गवर्नर जनरल ही क्यों ना हो। तो यह बहुत बड़ा अंतर आया, जिसको कहते हैं विधि का शासन, रूल ऑफ द लॉ। रूल ऑफ द लॉ की परिभाषा जब तुम पढ़ोगे, तुमको पॉलिटी के टीचर्स ने पढ़ाया भी होगा। रूल ऑफ द लॉ माने विधि का शासन का मतलब होता है जहां शासन व्यक्ति के हाथ में ना हो, विधि के हाथ में हो। शासन व्यक्ति के अनुसार नहीं, विधि के अनुसार चले। व्यक्ति का मतलब शासन का मुखिया जो है उसकी मर्जी से शासन चलेगा, तो वह राजतंत्र में होता था। लेकिन जब मॉडर्न एज आया और डेमोक्रेसी का रास्ता अपनाया गया तो कहा गया कि विधि को शासन का मार्गदर्शक बना दो, नियंत्रणकर्ता बना दो, विधि को ही सॉवरेन बना दो। ठीक है। तो अब देखो कि इस काल में न्यायिक क्षेत्र में ये दो बहुत महत्वपूर्ण सुधार हुआ। और भी कुछ एक सुधार हुए हैं, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन अंग्रेजों के शासन काल में न्यायिक क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं भी आ गई। अंग्रेजों के काल में न्यायिक क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या क्या आ गई कि हिंदुस्तान हजारों साल से अपने ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव के स्तर की लड़ाइयों का न्यायिक निर्णय या अन्य विवादों का न्यायिक निर्णय कर लेता था। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौर में पंचायत व्यवस्था टूट गई। तो ग्राम पंचायत की व्यवस्था के टूट जाने के कारण सारा का सारा विवाद सीधे सीधे ब्रिटिश कोर्ट में चला गया। या तो लोग सोच रहे हैं कि अरे कोर्ट में जाके बहुत समय लगेगा, बहुत पैसा खर्चा होगा, तो दुर्भाग्य को ही स्वीकार कर लो। जस्टिस की मांग करने के लिए लोग कोर्ट की ओर गए ही नहीं। यह भी तो दुर्भाग्य की बात है कि इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन जस्टिस इतना दूर है, जस्टिस इतना जटिल है, जस्टिस इतना महंगा है कि आप अदालत की ओर गए ही नहीं। ब्रिटिश शासन के दौरान यह समस्या हुई कि जस्टिस जो था ना, वो अब गांव में नहीं रहा, जस्टिस शहरों में रहता है। जस्टिस अब गांव के पंचायतों की इतना सरल नहीं रहा, वहां के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इनको समझ में नहीं आता है, जटिल हो गया। और जस्टिस अब सस्ता नहीं है। शहर में वकील साहब लोग फी लेते हैं, गांव में कोई फी नहीं लगता था। तो जस्टिस अब गांव से दूर शहर में है। जस्टिस अब सरल नहीं, जटिल है। जस्टिस अब सस्ता नहीं, महंगा है। इसीलिए बहुत सारे लोग जस्टिस से सीधे सीधे वंचित हो गए। और दूसरी बात यह हुई कि जो लोग अदालत में गए भी, उन लोगों को भी बहुत विलंब से जस्टिस मिला, बहुत विलंब से जस्टिस मिला और बहुत मूल्य चुका के जस्टिस मिला। जस्टिस डिलेड का कॉन्सेप्ट यहां से आया। डिलेड जस्टिस, विलंबित न्याय।
मैंने 10-10 साल 20-20 साल केस चलने लगा। कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये भारत में ब्रिटिश काल की समस्या है। ठीक है, तो ये कहानी आपके सामने में स्पष्ट हो गई। इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सब वो कॉन्सेप्ट है बच्चों कि जिसको तुम ठीक से समझोगे तो तुमको पॉलिटी समझने में सहूलियत होगी। मैं देखता हूं कि पॉलिटी में बच्चे जब पढ़ते हैं कि हमारी न्यायपालिका की एक समस्या यह है कि यहाँ पर न्यायिक निर्णय में देरी लगती है, इसलिए लोगों को जल्दी न्याय नहीं मिलता है। तो पॉलिटी पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले की अपनी एक कमी क्या होती है कि वो इकोनॉमी से, सोसाइटी से, उसके पॉलिटिकल ढांचा से, उसके हिस्ट्री से जोड़कर टॉपिक को नहीं दर्शाते हैं, तो बच्चों में कभी कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। आखिर जस्टिस डिलेड क्यों होता है? क्या इतना ही काफी है कह देना कि न्यायपालिका का आकार छोटा है, जजों की संख्या कम है, कंप्यूटराइजेशन नहीं है, मॉडर्नाइजेशन नहीं है, ये सब कर देंगे तो जस्टिस डिलेड की समस्या खत्म हो जाएगी? दिस इज नॉट इनफ। जब हम ब्रिटिश काल में पढ़ रहे होंगे तो हम ये देखेंगे कि पूरा राजनीतिक ढांचा ही टूट गया, इसलिए जस्टिस डिलेड की समस्या आई। हम ये देखेंगे कि नए नए कानून आ गए, केसेस बहुत ज्यादा हो गए, इसलिए जस्टिस डिलेड हो गया। हम ये देखेंगे कि सरकार की आर्थिक नीतियां शोषणात्मक थी, दमनात्मक थी, इसलिए जस्टिस सिस्टम पे ज्यादा बोझ पड़ गया, ज्यादा केसेस होने लगे। इन सारे एंगल को देखेंगे और यहां से जब तुम्हारी समझ थोड़ी साफ होगी तो तुमको फिर पॉलिटी पढ़ने के वक्त में थोड़ी गहराई मिलेगी। समझ गए? अरे यार, तुम लोग अपने जगह पर राजनीतिक बातें करने लगते हो। तुम लोग अपने जगह पर राजनीतिक बातें मत किया करो कि कौन सर अच्छा पढ़ाए, कौन सर अच्छा नहीं पढ़ाए। इस विषय पर मेरा कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। मैं इन सब विषयों के ऊपर बिल्कुल नहीं बात करता। टीचर अच्छे हैं, अच्छा ही पढ़ाएंगे, अनुभवी टीचर हैं, अनुभव से पढ़ाएंगे। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि जब तुम हिस्ट्री का बैकग्राउंड लेकर पढ़ोगे तो किसी टॉपिक को और ज़्यादा गहराई से समझ पाओगे। ये एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से होने वाला नाता है। इसमें किसी टीचर का जजमेंट लेकर तुम क्यों बैठ जाते हो? इस तरह की बातें दोबारा नहीं करना। इस तरह की बातें दोबारा मत करना। आज के बाद मेरे क्लास में इस तरह की बात मैं सुनना ही नहीं चाहता। मुझे सारे शिक्षक जानते हैं, मैं सारे शिक्षकों को जानता हूँ, सब अच्छे शिक्षक हैं। उन सब शिक्षकों को मैं आज से नहीं जानता हूँ, तुम लोगों ने आज उनको देखा है। मुझे आज के अलावे उनको 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि सबके सब अच्छे शिक्षक हैं। आज के बाद इस तरह की बातें मेरे क्लास में मैं सुनना ही नहीं चाहता किसी टीचर के बारे में। मुझे मालूम है कि अच्छे टीचर हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि दो सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होता है। क्योंकि दो सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होता है तो एक सब्जेक्ट का बैकग्राउंड लेकर दूसरे सब्जेक्ट में जाओगे तो दूसरा सब्जेक्ट तुमको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का नेचर ऐसा है क्योंकि उसमें तुमको इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन सब पढ़ना होता है। कोई सोशल इश्यूज पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो उनका समाज के ऊपर फोकस होता है। कोई पॉलिटी पढ़ाते हैं, उनका पॉलिटी पे फोकस होता है। कोई इकॉनमी पढ़ाते हैं, उनका इकॉनमी पे फोकस होता है। कोई साइंस पढ़ाते हैं, कोई टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, उनका साइंस टेक्नोलॉजी पे फोकस होता है। कोई एनवायरनमेंट पढ़ाते हैं, उनका एनवायरनमेंट पे फोकस होता है।
और उनका फोकस उनके जगह पर सही है, वही उनका पाठ्यक्रम है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबकी पढ़ाई होती है। हिस्ट्री का बैकग्राउंड लेकर पढ़ोगे तो फिर क्या होगा कि एक विषय को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से जोड़ने लगोगे। जोड़कर पढ़ोगे तो समझ ज्यादा गहरी होगी। और इसीलिए सिलेबस बनाने वाला क्या करता है, सबसे पहले क्या डालता है सिलेबस में? सबसे पहले हिस्ट्री क्यों डाला सिलेबस में? कुछ तो कारण रहा होगा ना, या कि फिर ऐसे ही डाल दिया उल्टा सीधा एक समान? सारे सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में रिलेटेड हैं। हिस्ट्री का बैकग्राउंड रहेगा, पॉलिटी बेहतर समझोगे। यदि सोसाइटी का बैकग्राउंड रहेगा, पॉलिटी बेहतर समझोगे। हिस्ट्री के साथ में ज्योग्राफी एंड सोसाइटी ही क्यों दिया फर्स्ट पेपर में? फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी ही क्यों दिया? क्योंकि ये पहले पढ़ना चाहिए, फिर पॉलिटी बेहतर समझ में आता है। समझ गए? आगे बढ़ो। अगला मुद्दा क्या है कि मैंने कहा कि न्यायिक प्रणाली जब तुम ब्रिटिश काल में जाके पढ़ोगे तो तुमको ये बात समझ में आएगी कि ब्रिटिश शासन की न्यायिक प्रणाली के अंदर कुछ एक रिफॉर्म हुए हैं, जिस रिफॉर्म के तहत पहली बार न्यायिक क्षेत्र में कुछ ऐसी बातें हुई जो इसके पहले नहीं थी। दूसरी बात कि कुछ एक कमियां हो गई। उन दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना आसान है। यह मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद तब तीसरा मुद्दा है संवैधानिक सुधार का। संवैधानिक सुधार के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी चर्चा हम लोग तब करेंगे जब हम संवैधानिक सुधार के अंतर्गत जाएंगे। लेकिन संवैधानिक सुधार के ऊपर भी मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। जब मैं आपको बोलूं कि मेंस में आ सकता है तो इसका मतलब आप मान के चलिएगा कि हिस्ट्री में तो आएगा, पीटी में तो आएगा ही आएगा। पीटी में तो हर जगह से आएगा, मेंस में हर जगह से नहीं आएगा। यह मत सोचना कि सर यहां से मेंस में आ सकता है, पीटी में नहीं आ सकता है। पीटी में तो हर जगह से आ सकता है, मेंस में हर जगह से नहीं आ सकता। तो दो ही कैटेगरी है, या तो पीटी और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण, या तो सिर्फ पीटी के लिए महत्वपूर्ण। समझ गए? अब अगला मुद्दा क्या है? अब अगला मुद्दा क्या है? चौथा पॉइंट है कि ब्रिटिश काल में आर्थिक नीति, ब्रिटिश काल में आर्थिक नीति और इसका प्रभाव, ब्रिटिश काल में आर्थिक नीति और इसका प्रभाव। तो आर्थिक नीति में आप क्या देखते हो? एग्रीकल्चर से संबंधित नीति, इंडस्ट्री से संबंधित नीति, ट्रेड से संबंधित नीति, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, फिर रेलवे,
फिर धन का निष्कासन, धन का निष्कासन, अकाल, अकाल, एक कर प्रणाली, कर प्रणाली, एवं व्यय की व्यवस्था, व्यय की व्यवस्था। कुल मिलाकर एक लाइन में, दूसरे शब्दों में इसी को कह सकते हो वित्तीय, वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, यानी कि आय और व्यय, आय और व्यय की नीति, आय और व्यय की नीति। इस टॉपिक के बारे में एक सामान्य समझ तुम ऐसी बनाओ कि इस टॉपिक, अरे यार तुम लोग, धन्यवाद धन्यवाद प्रहलाद जी, नमस्कार। तुम लोग बहुत बातें कर रहे हो भाई, इतनी बातें मत किया करो, पढ़ाई करने आए हो। मैं इस बात को लेके बिल्कुल ही असहज रहता हूँ कि वो बच्चा आखिर कैसे मैनेज कर लेता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी बात सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, लिख भी रहा है और बात भी कर रहा है। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो अपनी ही दुनिया में लीन है, और या तो ये बात हो सकती है कि शायद वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। दूसरी बात की संभावना तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। एक्सट्रीमली टैलेंटेड बच्चे का कॉन्सेंट्रेटेड होना, फोकस्ड होना अनिवार्य होता है। तुम यदि फोकस्ड नहीं हो तो तुम्हारा टैलेंट यदि है भी तो वो तो बिखर जाएगा। तो stay calm, cool, composed, poised and focused to the classroom। तो अब चल के देखो बच्चों कि अंग्रेजों की आर्थिक नीति पर ध्यान दोगे तो तुमको क्या पता चलेगा कि आखिर अंग्रेज भारत क्यों आए थे। क्या उनको भारत में सत्ता स्थापित करने, भारतीयों पे रूल करने का मोह था? क्या इसका कोई एरोगेंस था? सत्ता की भूख थी? तो ऐसी कोई बात नहीं है। भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना के पीछे का कोई एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण यदि कहोगे तो वह है भारत का आर्थिक शोषण करना, भारत से रिसोर्सेस इंग्लैंड की ओर ले जाना, ताकि इंग्लैंड समृद्ध हो जाए भारत के रिसोर्सेस के बल पे। इंग्लैंड के अंदर कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तैयार हुआ है तो उसको भारत में बेचना, भारत में कोई कच्चा माल है तो उसको इंग्लैंड के इंडस्ट्री के लिए यूज करना, भारत से सीधा सीधा धन इंग्लैंड की ओर ले जाना, और भी कई तरीके से भारत का शोषण करना था। इसीलिए भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित की गई थी। तो आपको यह बात समझ लेना है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। तो आर्थिक शोषण के उद्देश्य से की गई थी। अतः भारत में ब्रिटिश शासन के ऊपर जब आप अध्ययन करते हो तो यह देखो कि जीता क्यों और जीता कैसे, ये दो चीजें हैं। जीता कैसे के अंतर्गत हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से कारण थे कि अंग्रेजों की जीत हो गई, क्या क्या रणनीति अपनाया कि अंग्रेजों की जीत हो गई। लेकिन जीता क्यों,
तो शोषण करना था। अगला मुद्दा आपने पढ़ा, भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का विकास, उसकी नौकरशाही, उसकी सेना, उसकी न्यायिक प्रणाली, संवैधानिक सुधार, ये सब कुछ जब किया जाएगा तो कोई भी सिस्टम जब बनाया जाता है तो सिस्टम क्या उद्देश्य से अलग होकर बनाया जा सकता है? जो तुम्हारा उद्देश्य होगा उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही ना तुम व्यवस्था बनाओगे। पर्पस की पूर्ति के लिए सिस्टम बनाया जाता है। यदि पर्पस की पूर्ति नहीं होगी तो तुम उसके लिए सिस्टम कैसे बनाओगे? योर सिस्टम विल बी पर्पसिव। कोई भी सिस्टम एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। और अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों का उद्देश्य आर्थिक था। इसी आर्थिक उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने सिस्टम बनाया था। इसीलिए ये जरूर याद रखिएगा कि अंग्रेजों के आर्थिक उद्देश्य को जो नहीं समझते हैं वो मेंस के स्तर पर न तो उनके विजय के कारण को ठीक से एक्सप्लेन कर पाएंगे, न तो उनके प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी स्थापित क्यों हुई इसको ठीक से समझ पाएंगे। सबके पीछे का मूल मामला है उनका उद्देश्य क्या था। जैसे कि एक छोटा सा मुद्दा लेके देखो कि अंग्रेजों ने शासन की व्यवस्था स्थापित किया और उसको नस्लवादी बना दिया। तो नस्लवादी क्यों बनाया? वो कहते थे कि अंग्रेज सुपीरियर है भारतीयों की तुलना में, तो आखिर वो ये बात बार बार क्यों कहते थे कि अंग्रेज सुपीरियर है भारतीयों की तुलना में? तो थोड़ा थोड़ा तो मामला ऐसा भी हो सकता है कि भैया वो विजेता थे, वो समृद्ध थे और सरकार उनके हाथ में आ गई थी तो अपने को सुपीरियर मान रहे थे। सशक्त और समृद्ध और सत्ता में बैठे हुए लोगों में ज्यादा काबिल होने का बोध, ज्यादा काबिल होने का भाव प्रायः आ जाता है। और जो हमसे हार गए हैं, जो हमसे कमजोर हैं, जो हमसे गरीब हैं, जो लाचार हैं, उनके दुर्बल होने का भाव भी मेरे मन में, हमारे मन में, लोगों के मन में प्रायः आ जाता है। ये एक सामान्य मानवीय व्यवहार है। फिर तुम अपने समाज में जाकर देखो तो जो हिंदू समाज है उसके अंदर जो अग्री जाति के लोग रहे उनके अंदर प्रायः इस बात का बोध रहा, अब आज नहीं है, आज कम है, ये बात आप मानिए, लेकिन पहले ज्यादा था, ये बात आप जानिए कि अग्री जाति के लोग ये मानते थे कि हम लोग ज्यादा योग्य हैं, हम ज्यादा पराक्रमी हैं, हम ज्यादा बलिष्ठ हैं, हम ज्यादा नैतिक हैं, ज्यादा ईमानदार हैं, वगैरह वगैरह। ये उच्च जाति के लोगों के मन में भी भावना रही थी। अतः इसे आप जाति भेद कहिएगा। जब मुसलमानों ने भारत में सत्ता स्थापित किया तो यह भावना मुसलमानों के मन में अपने प्रति थी। मुसलमान अपने आप को हिंदुओं से ज्यादा योग्य, ईमानदार, पराक्रमी मानते थे, हिंदुओं को शासन में भागीदारी नहीं देते थे। यहां तक कि मुसलमानों के बीच में भी सारे मुसलमान को वो बराबर नहीं मानते थे। मुसलमानों के शासन के दौरान धार्मिक आधार पर भी भेद था और धार्मिक भेद के अतिरिक्त वो मुसलमानों में भी सबसे श्रेष्ठ मुसलमान मानते थे उनको जो तुर्की थे, तुर्की नस्ल के लोगों को सुपीरियर मानते थे। अब ब्रिटिश की ओर चलकर देखो, जो भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई तो उसके दौर की कहानी क्या है। तो अंग्रेज जो सत्ता स्थापित किए उस दौरान उन्होंने अपने को सुपीरियर करार दिया। तो थोड़ा थोड़ा मामला तो ये जरूर रहता है कि विजेता जाति के अंदर अपने
श्रेष्ठ होने का अहंकार हो ही जाता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यदि खोजोगे तो ये था कि उन्हें ये लगता था कि भारत के लोगों को यदि शासन में सभी विभागों में बड़े बड़े पद दे देंगे तो वो किसी भी क्षण भारतीय लोगों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। भारतीय धर्म, भारतीय समाज, संस्कृति के प्रति उनके मन में मोह का भाव जग सकता है। उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो जाएगी, तो हमारे खिलाफ विद्रोह हो जाएगा और हम विद्रोह का दमन नहीं कर पाएंगे, हमारी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। अतः अच्छा है कि भारत के शासन में जितने बड़े बड़े पद हैं, सैनिक विभाग हो चाहे असैनिक विभाग हो चाहे न्यायिक विभाग हो, कम से कम ऐसे पदों पर तो अंग्रेज ही को बिठा के रखो। नस्ल भेद का सबसे बड़ा कारण था साम्राज्यवादी व्यवस्था को बना के रखने की जरूरत, क्योंकि साम्राज्यवादी व्यवस्था शोषण पर आधारित थी। अंग्रेजों के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए बनाई गई थी और उसी हित की पूर्ति के लिए उन्होंने भारत को जीता भी था और उसी हित की पूर्ति के लिए उन्होंने शासन की व्यवस्था भी स्थापित किया था। तो इन तीनों ही बिंदुओं को एक दूसरे के साथ जोड़कर समझना जरूरी है। तो आपके दिमाग में यह कॉन्सेप्ट होना जरूरी है कि देयर इज अ गोल्डन ट्रायंगल, पर्पस इकोनॉमिक था, उसी इकोनॉमिक पर्पस की पूर्ति के लिए इन्होंने भारत को जीता और उसी इकोनॉमिक पर्पस की पूर्ति के लिए उन्होंने भारत पे रूल किया और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। तो ये मैं बोल रहा हूं कि जीता, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया और इकोनॉमिक तरीके से रूल किया। अब क्या कहानी है कि जब आर्थिक नीतियां आप अपनाइएगा तो आर्थिक नीतियों के तहत स्वाभाविक रूप से एग्रीकल्चर होगा, इंडस्ट्री होगा, ट्रेड होगा। कुल मिलाकर आप समझो कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 सेक्टर्स होते हैं अर्थव्यवस्था में। जब आप इकोनॉमी पढ़े हैं या पढ़े होंगे तो आपके शिक्षक पढ़ाए होंगे। इकोनॉमी के कुल 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत एग्रीकल्चर, द्वितीयक के अंतर्गत उद्योग और तृतीयक के अंतर्गत ट्रेड। इन तीनों ही सेक्टरों पे अंग्रेजों की कौन सी नीति थी और उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा, हम बाद में पढ़ेंगे। और तब देखोगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान पहली दफा भारत में रेलवे का निर्माण हुआ। ये यातायात और संचार के मामले में एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है, क्योंकि रेलवे के निर्माण के पहले तक आप सड़क से चलते थे। रेलवे के माध्यम से आप एक अलग ही तरह का ट्रैक बनाते हैं, एक अलग पटरी बनाते हैं, उस पे चलते हैं। एक साथ सैकड़ों लोगों को खींचने वाली एक गाड़ी आ जाती है, एक साथ सैकड़ों हजारों टन माल को कैरी करने वाली गाड़ी आ जाती है। यानी कि यात्रियों की यात्रा के लिए भी और माल के आवागमन के लिए भी यह एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड था। यह
चाहे युद्ध की तैयारी हो, चाहे उद्योग की तैयारी हो, चाहे यातायात की तैयारी हो, इन सबों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। अब एक बड़ा मुद्दा यह है कि रेलवे इतनी बड़ी क्रांति कर दिया हिंदुस्तान के लिए, तो हमें अंग्रेजों का धन्यवाद देना चाहिए कि आप आए तो रेलवे आया। लेकिन तब यहीं पर देखना होता है कि क्या रेलवे से हिंदुस्तान को उतना फायदा हुआ जितना फायदा इंग्लैंड को हुआ, या जितना अमेरिका को, जर्मनी को या जापान को हुआ। तो हम ये देखेंगे क्लास के दौरान डिटेल में कि नहीं भैया, रेलवे आया ये तो ठीक है, लेकिन रेलवे से उतना फायदा नहीं हुआ जितना कि हो सकता था। तो क्यों नहीं हुआ? तो यहीं पर कहना होगा, क्योंकि उद्देश्य साम्राज्यवादी था। उद्देश्य था कि अंग्रेजों का हित सधे, तो भारतीयों का हित साधने की दिशा में कोई कार्य किया ही नहीं गया। ये रेलवे अंग्रेजों के हित की पूर्ति के काम आया, भारतीयों के हित की पूर्ति के काम नहीं आया। ये एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा। एक दूसरा मामला क्या हो जाएगा कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारे पास में यदि 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये में तुम यदि अपनी प्राथमिकताएं तय करोगे तो भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबों को पहले रखोगे, या कि ये सोचोगे कि एक कार खरीद लेते हैं? भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य को वरीयता देंगे, कार तो बाद में खरीदेंगे यदि पैसा होगा तो। भारत में उस समय गरीबी थी, और गरीब भारत के अंदर रेलवे का निर्माण किया गया, तो नतीजा क्या निकलेगा? यदि तुम्हारे पास में 100 ही रुपये हैं और तुम चाहो तो उसी के अंदर अब मनोरंजन के लिए और बहुत सुविधाओं के लिए कुछ खर्च करने लगोगे, तो स्वाभाविक रूप से भोजन की कमी हो जाएगी, वस्त्र की, आवास की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की कमी हो जाएगी। तो रेलवे के कारण हिंदुस्तान में यही हुआ कि सरकार के पैसे जब खर्च हो गए रेलवे पे, तो कई सारी प्राथमिकताएं पिछड़ गई और लोगों के जीवन में समस्याएं बढ़ गई। और एक तीसरी समस्या क्या है कि रेलवे का निर्माण जब सरकार करेगी, सरकार रेलवे पे जब पैसे खर्च करेगी, तो पैसे कहां से खर्च करेगी? क्या सरकार के घर में कोई कामधेनु गाय है कि जिसको सरकार दूह लेगी? क्या सरकार के घर के आंगन में कोई पारिजात का वृक्ष लगा हुआ है कि सरकार उसको हिला देगी, उसे पैसे झड़ेंगे? कहा जाता है कि स्वर्ग की एक गाय है कामधेनु, या स्वर्ग का एक वृक्ष है पारिजात जिसको हिला देने से पैसे झड़ते हैं। तो सरकार के घर में कामधेनु गाय भी नहीं थी और उसके बागीचे में पारिजात वृक्ष भी नहीं था। सरकार की आमदनी तो टैक्स लगा के होती है, और सरकार टैक्स लगाती थी सबसे ज्यादा किसके ऊपर? किसान के ऊपर। तो सरकार के टैक्स का सबसे बड़ा स्रोत कौन था? किसान। भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू। सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत है लैंड रेवेन्यू। अब सवाल यह उठता है कि किसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या थी? क्या किसान की सबसे बड़ी जरूरत थी रेलवे? किसान की सबसे बड़ी जरूरत थी कि भू राजस्व कम करो। किसान की जरूरत यह थी कि नहर का निर्माण करो। किसान की जरूरत यह थी कि उर्वरक का विकास करो। किसान की जरूरत यह थी कि
बेहतर बीज का इंतजाम करो, बेहतर टेक्नोलॉजी का विकास करो, सब्सिडी दो। किसान की तो जरूरत इस प्रकार की थी। किसान की जरूरत के ऊपर सरकार ने पैसे खर्च नहीं किए, सरकार ने पैसे खर्च किए रेलवे के विकास के ऊपर, और वो भी किसानों से टैक्स लेके। उन किसानों से ज्यादा टैक्स लेके जो किसान ऑलरेडी गरीबी का शिकार थे, धीरे धीरे उनकी भूमि उनके हाथ से छिन रही थी, जो बड़े पैमाने पे अब अकाल का शिकार हो गए थे, उन किसानों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा के सरकार ने रेलवे का निर्माण किया। अच्छा बच्चों, आप लोग एक बात ध्यान रखना, अभी जो मैं समझा रहा हूं इसको लिखना जरूरी नहीं है, मैं इन सारे टॉपिक्स में जाऊंगा। मैं आपको आज के क्लास में सिर्फ सिलेबस से परिचय दे रहा हूं, तो आप लोग ये मत समझना कि सर जो बोल रहे हैं वो लिखवा तो नहीं रहे हैं। मैं टॉपिक के अंदर जाऊंगा और एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा, तो जस्ट डोंट माइंड कि अभी लिखवा तो नहीं रहा हूं। तो सरकार ने रेलवे का निर्माण किया। मैं तुमको एक छोटी सी बात बताता हूं कि रेलवे की क्या जरूरत होती है किसान के जीवन में। तुम 19वीं शताब्दी के किसान की दशा के ऊपर ध्यान दो तो किसान को रेल की कोई जरूरत ही नहीं थी, और इसीलिए कभी कभी कोई दुर्लभ केस में ही किसान कभी रेलवे का उपयोग करता था, अदरवाइज किसान रेलवे का उपयोग ही नहीं करता था। हमारे गांव की कहानी है कि एक पहलवान जी थे, वो एक बार गए स्टेशन, आज से करीब 50 साल पहले की कहानी है। स्टेशन गए तो सबसे पहले जैसे ही वो ट्रेन पर चढ़े उसी समय ट्रेन खुली। ये ट्रेन के ऊपर पांव रखे और ट्रेन उसी समय खुली थी, तो जब ट्रेन खुलती है तो ट्रेन हिलती है। वो तुरंत उतर गए, बोला हमरा लोड नहीं ले पा रहा है रे, ये हमरा लोड लेगा, हम पहलवान आदमी हैं। तो हमारे गांव के किसान को ट्रेन की इतनी समझ है कि उनको ये लगा कि हम पहलवान आदमी हैं, ये ट्रेन हमरा लोड नहीं ले पा रहा है। दूसरे दिन उनको सब समझा बुझा के भेजा, बोला अरे नहीं, ट्रेन बहुत मजबूत चीज है, तुम उसके सामने कुछ नहीं हो, उसके नीचे आओगे तो कचकचा के मर जाओगे। तो बोला अच्छा तब चलो चलते हैं। फिर दोबारा गए, उस दिन ट्रेन में बहुत भीड़ थी, वो उतर के चले आए गांव। फिर लोग पूछा कि गए नहीं, बोला तो सीट ही नहीं मिल रहा बैठने के लिए, तो टिकट रहते हुए हम खड़ा होकर जाएंगे, टिकट ले ही लिए हैं तो जाएंगे दूसरे दिन। माने उनको इतना नहीं पता था कि टिकट उसी दिन का होता है, अगले दिन ये टिकट वैलिड नहीं होगा। गांव के किसानों के जीवन में ट्रेन का इतना ही स्थान होता है कि उनको 20वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में भी ट्रेन की इतनी ही कम समझ थी। 20वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में भी ट्रेन की उनको इतनी ही समझ थी। गांव के किसान के लिए रेलवे का इतना ही दूर तक का नाता होता है। तो वो तो बैलगाड़ी से चलने वाला समाज है, उस समय के समाज की बात बोल रहा हूं, बैलगाड़ी से चलने वाला समाज था। थोड़ा दूर जाएगा तो घोड़ा पे चढ़ के चला जाएगा, धनी किसान होगा तो हाथी पे चढ़ के चला जाएगा, पालकी पे चढ़ के चला जाएगा, ट्रेन पर चढ़ के जाएगा कहां? कोई बहुत बड़ा धनी मानी किसान होगा तो हो सकता है कि तीर्थ यात्रा करने के लिए कभी कभी जाए जीवन में एक बार, अदरवाइज इंडिया के एग्रीकल्चरिस्ट सोसाइटी के जीवन में रेलवे की कोई भूमिका ही नहीं थी। लेकिन सरकार ने उसी किसान से कर लेकर के रेलवे का निर्माण कर दिया। ये किसानों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय था। ये वाला मुद्दा उठाना है। कुल मिलाकर देखो तो रेलवे के ऊपर अपने आप में फोकस करके आपको तैयारी करना है, इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। और मेंस के ख्याल से ये वाला मुद्दा धन का निष्कासन और अकाल बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि मोटे तौर पर तुमको समझना है कि ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या असर पड़ेगा। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में क्रांति तो आ नहीं जाएगी। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर के सेक्टर में, चाहे ट्रेड इंडस्ट्री के सेक्टर में, बर्बाद ही तो होना है। हिंदुस्तान में परंपरागत उद्योग इतना उन्नत था कि भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे था, बर्बाद हो गया। अंग्रेज कहते हैं कि हमारे शासन के दौरान कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री आया, लेकिन नहीं के बराबर आया। भारत पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मार्केट में 23% का हिस्सेदार था। इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में 23% का सप्लाई करता था। 23%, एक चौथाई। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन था? तो भारत। और एक्सपोर्ट करता था तो किस चीज का एक्सपोर्ट करता था? अपने शिल्पकारों के द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का, अपने मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का, या अपने एग्रीकल्चरल आइटम्स का, अपने मसाले का। तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। और उस हिंदुस्तान की स्थिति क्या हो गई कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान से जा रहे थे तो हिंदुस्तान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। जब हिंदुस्तान से अंग्रेज गए थे तो हिंदुस्तान में अंग्रेजों के शासन के दौरान तकरीबन 5 करोड़ लोग सिर्फ अकाल से मर गए थे। जब अंग्रेज हिंदुस्तान से गए थे तो हिंदुस्तान की कुल साक्षरता का दर मात्र 12% था। जब अंग्रेज हिंदुस्तान से गए थे तो हिंदुस्तान एक ऐसे देश की तरह हो गया था जिस देश के अंदर एग्रीकल्चर पिछड़ा हुआ, इंडस्ट्री पिछड़ा हुआ। हेलो एवरीबॉडी, क्या अभी मैं आपको प्रॉपरली ऑडिबल और विजिबल हूं? क्या मैं आप लोगों को अभी प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल हूं? यदि हाँ तो आप लोग मुझे ये बताइए कि मैं सबसे अंत में क्या बोला था जिसके बाद आपका क्लास स्टक हो गया था। क्लास के स्टक होने के ठीक पहले सबसे अंतिम लाइन क्या मैंने बोला था, आप मुझे ये बता दें ताकि मैं उसके आगे ले चलूं। धन्यवाद बच्चों, मैंने आपका कमेंट देख लिया। अब मुझे वो बता दीजिए कि सबसे लास्ट लाइन क्या बोला था। चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं आपको बेसिकली कुछ देर में बिना ये देखे हुए ही बोलता रहा कि आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है या आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। तो मैं लास्ट की बातों को 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई टॉपिक कवर किया हूं, मैं परिचय ही दे रहा हूं टॉपिक का। तो मैंने आपको ये बताया था कि ब्रिटिश शासन के दौरान आपको क्या दिखाई देगा कि ये एक ऐसी सरकार थी जिसके आने के पहले तक इंडिया एक समृद्ध देश हुआ करता था। इनके आने के पहले तक इंडिया इंडस्ट्री में दुनिया में नंबर 1 था और इंडिया विश्व व्यापार में 23% एक्सपोर्ट का हिस्सेदार था। इंडिया के लोगों में जो आर्थिक साधन थे उसमें एक तरफ एग्रीकल्चर था, एक तरफ इंडस्ट्री था, एक तरफ ट्रेड था। तो इंडस्ट्री और ट्रेड इंडिया के लोगों के आजीविका का एक बड़ा स्रोत था। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान क्या हुआ कि इंडिया का एग्रीकल्चर भी तबाह हुआ, इंडिया के परंपरागत उद्योग की बर्बादी हो गई। इंडिया एक ऐसे ट्रेड का हिस्सेदार हो गया जिसमें इंडिया सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट करता है और यदि एक्सपोर्ट करता है तो ज्यादातर कच्चे माल का। पहले क्या एक्सपोर्ट करता था? अपने उद्योगपतियों के द्वारा तैयार किए गए माल का। अब क्या करता है? कच्चे माल का।
और दूसरे देश के उद्योगपतियों के द्वारा तैयार किए गए माल को इंपोर्ट करता है। नतीजा क्या निकला? हिंदुस्तान में गरीबी, बेरोजगारी, और जब गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, तो स्वाभाविक रूप से जीवन स्तर नीचे गिरेगा। जीवन स्तर नीचे गिरा, साक्षरता का स्तर नीचे गिर गया। अंग्रेज जब गए थे तो मात्र 12% की साक्षरता थी, और अकाल की तो इतनी भयावहता कि ब्रिटिश शासन के दौरान करीब 5 करोड़ लोग अकाल से मर गए थे। तो इस पूरे टॉपिक से आपको जो पढ़ना है वो ये कि ब्रिटिश सरकार के दौरान भारत में उनकी आर्थिक नीति क्या थी और उस आर्थिक नीति का प्रभाव क्या था। इसके तहत पीटी और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2013 में मेंस में क्वेश्चन आया है ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के प्रभाव। उसके बाद क्वेश्चन आया है रेलवे पर, और फिर आया है अकाल पे। तो आप समझ सकते हो कि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गए? अब हम अगले टॉपिक की ओर मूव कर रहे थे और हमने कहा था कि हमारा 5वां टॉपिक है। पहला टॉपिक था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, दूसरा टॉपिक था ब्रिटिश कंपनी की जीत, तीसरा था उनकी प्रशासनिक संवैधानिक व्यवस्था, उसके बाद अगला टॉपिक चौथा था आर्थिक नीति और प्रभाव, और 5वां टॉपिक है ब्रिटिश शासन के दौर में सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार। इसके तहत आप देखते हो एक मुद्दा है शिक्षा, एक मुद्दा है समाज सुधार के सरकार के द्वारा बनाए गए अधिनियम, और तीसरा है ईसाई धर्म का प्रसार। ईसाई धर्म का प्रसार, ईसाई धर्म का प्रसार, और चौथा है सुधार आंदोलन। सुधार आंदोलन, सुधार आंदोलन। सबसे महत्वपूर्ण होता है ये टॉपिक आंदोलन वाला, जिसमें आपको राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, श्री नारायण गुरु, इनका अध्ययन करना है। विवेकानंद, इनका अध्ययन करना है। तो इस टॉपिक को जब आप पढ़ोगे तो मोटे तौर पर जिस एक जगह पर आपका ध्यान केंद्रित होगा वो ये कि भारत आखिर अंग्रेजों से हार तो गया ही था। जब अंग्रेजों से हार गया तो एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि वो कौन सी कमियां थी हमारे समाज में कि हम पिछड़ गए। हम अपने समाज की बुराइयों की पहचान किए और उन बुराइयों की पहचान करके उसके अंदर सुधार की शुरुआत की, जिसके आधार पर हम अपना समाज बेहतर बना सके, हम अपने को मॉडर्न समाज में तब्दील करने में कामयाब हो सके। समाज के अंदर की बुराइयों को ठीक करने के लिए कुछ कानून भी बनाए गए जो सरकार की तरफ से बनाए गए, और समाज की बुराइयों को ठीक करने के लिए समाज को जागरूक करने की कोशिश भी की गई जो आंदोलनकारियों के द्वारा की गई। उसके लिए उन्होंने साहित्य भी लिखा, उसके लिए उन्होंने संस्थाओं का भी निर्माण किया,
उसके लिए उन्होंने संस्थाओं के माध्यम से समाज के लोगों को विभिन्न मसलों पे जागरूक करने की कोशिश किया। सती प्रथा को रोकने के मामले में, चाहे विधवा के पुनर्विवाह के मामले में, चाहे बाल विवाह को रोकने के मामले में, चाहे जाति भेद को रोकने के मामले में, समाज को जागरूक करने की कोशिश किया। मोटे तौर पर देखोगे तो आपको यह पता चले कि भारतीय समाज में, पर्टिकुलरली हिंदू समाज में, दो समस्याओं को केंद्रीय माना गया। एक है लिंग भेद और एक है जाति भेद। इन दोनों को इस तरीके से देखा गया कि इसमें एक शोषक है, एक शोषित है। अपर कास्ट वाला शोषक है, लोअर कास्ट वाला शोषित है। पुरुष शोषक है, महिला शोषित है। यही समस्या है। और समाधान के रूप में क्या देखा गया? समाधान के रूप में देखा गया कि समानता की स्थापना हो जानी चाहिए। मानव और मानव के बीच में मानवीय संबंध होना चाहिए। मानवीय संबंध का मतलब कि हम तुम्हारी श्रेष्ठता इसलिए नहीं मान लेंगे कि तुम अग्री जाति के हो और कोई पिछड़ी जाति का हो के छोटा नहीं हो जाएगा। जाति से कोई बड़ा नहीं होता, जाति से कोई छोटा नहीं होता। मानव होने के नाते तुम भी मानव, हम भी मानव, हम दोनों बराबर के हैं। ऐसा ही समाज गढ़ना चाहिए। ये किसने कहा? समाज सुधारकों ने कहा। महिलाओं के लिए भी तमाम प्रकार की बराबरी की बातें शुरू हो गई। तो समझो कि समाज सुधार आंदोलन की मूल प्रवृत्ति क्या थी? तो ये थी कि मानव को मानव समझो, मानव का मानव के साथ में संबंध मानवीय आधार पर तय करो, उनको अधिक से अधिक स्वतंत्रता दो और उनके बीच में अधिक से अधिक समानता बहाल करो। यही है समाज सुधार आंदोलन की मुख्य प्रवृत्ति। बाकी डिटेल तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद देखोगे कि इसी के साथ में अगला मुद्दा आता है कि जब सरकार हिंदुस्तान में स्थापित हो गई, शोषण कर लिया, शोषण के तमाम बुरे परिणाम सामने आ गए और हिंदुस्तान के लोग अब आधुनिक चेतना से प्रेरित भी हो गए। उनके अंदर आधुनिक शिक्षा भी आ गई। आधुनिक शिक्षा के कारण वो यूरोप में जिन रास्तों से आधुनिकता आई थी उन सारे विचारों को भी पढ़ लिए। स्वतंत्रता का विचार, समानता का विचार, राष्ट्रवाद का विचार, लोकतंत्र का विचार, ये भी भारतीय लोगों ने पढ़ लिया। उनके दिमाग में अब अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ विरोध की भावना प्रबल होने लगी और इसी विरोध के रास्ते आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन उभर के आ जाता है। तो अब आप क्या देखते हो कि जब तुम पढ़ते हो अंग्रेजी शासन तो तुमको सबसे पहले सोचना है शोषण, भेदभाव और दमन। ये तीन लक्षण साम्राज्यवादी शासन के होते हैं। साम्राज्यवादी शासन के होते हैं। जब तुम साम्राज्यवादी शासन पढ़ोगे, साम्राज्यवादी शासन जैसे ही कोई बोले उसका मतलब समझना कि उसमें शोषण जरूर होगा, उसमें भेदभाव जरूर होगा, उसमें दमन जरूर होगा। क्योंकि शोषण करना है तो शोषण की व्यवस्था को लंबी आयु देने के लिए सत्ता अंग्रेजों के हाथ में रखना जरूरी है, तो भेदभाव तो होगा ही होगा। नस्ल भेद साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए जरूरी था, ऐसे समझना। और यदि शोषण होगा तो विरोध भी होगा, विरोध होगा तो दमन भी होगा। तो साम्राज्यवादी शासन में तीन बातें तो होती ही होती हैं।
शोषण, भेदभाव, दमन। और जब ये तीनों बातें होगी, सवाल ये उठता है कि शोषक किसी समाज का शोषण करके उस पर कितने समय तक शासन कर सकता है? शोषित कितने दिनों तक शोषित रह सकता है? विरोध की भावना तो उभरेगी, वही भावना आगे चलकर जब संगठित हो जाएगी, सशक्त हो जाएगी, तो उसके माध्यम से सत्ता को समाप्त करने के लिए संघर्ष बहुत सशक्त हो जाएगा। वही है राष्ट्रीय आंदोलन। तो आपसे कोई पूछेगा कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत आखिर क्यों हुई, तो हम क्या कहेंगे कि इन सब के कारण असंतोष था, असंतोष था, आक्रोश था, विद्रोह तो होता ही रहा था, विद्रोह होता ही रहा था। कहीं कृषक विद्रोह हुआ, कहीं जनजातीय विद्रोह हुआ, कहीं कृषक विद्रोह हुआ, कहीं जनजातीय विद्रोह हुआ। और उसके बाद फिर क्या है कि 1857 में प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह हो गया। ईस्वी में प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह हो गया। यानी कि पहले के काल में जब विद्रोह होता था ना, तो एक इलाके में रहने वाली ट्राइबल आबादी अपने इलाके से अंग्रेजों को निकालने के लिए विद्रोह कर देती थी। छोटा सा इलाका, छोटी सी आबादी, उनमें इतना सामर्थ्य तो था नहीं कि वो अंग्रेजों की सत्ता को समाप्त कर सकें। उनमें इतनी समझ भी नहीं थी कि हम इतने छोटे से इलाके की छोटी सी लड़ाई के बदौलत दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को पराजित कर देंगे। वो अंग्रेजों के साम्राज्य के स्वरूप को, उसकी शक्ति को, उसकी संभावना को ठीक से समझते नहीं थे। इसीलिए उनका विद्रोह बार बार होता रहता था और विद्रोह का दमन हो जाता था। लेकिन इतनी बात तो स्पष्ट है कि भारतीय समाज के अंदर उनके शोषण, उनके नस्लभेद, उनके दमन के विरुद्ध आक्रोश था और विद्रोह होता रहता था। कभी किसानों ने किया, कभी जनजातियों ने किया। 57 के विद्रोह की तो खास बात यह है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, क्योंकि इस विद्रोह की सबसे पहली खास बात क्या थी? इन्होंने ये तय किया था कि हम भारत से अंग्रेजों को निकालेंगे। ये नहीं कि किसी एक इलाके से अंग्रेजों को निकाल देंगे। इनका पहला घोषित लक्ष्य था पूरे भारत से अंग्रेजों को निकालना। और इसलिए इन्होंने पूरे भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। और यदि विद्रोह कामयाब हो जाएगा तो पूरे भारत में एक राजनीतिक सत्ता की स्थापना करने की योजना थी। यह और बात है कि कामयाब नहीं हो सके, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि इनका उद्देश्य राष्ट्रीय था। इसके पूर्व में जितने भी विद्रोह हुए, उन विद्रोहों का उद्देश्य किसी एक क्षेत्र को आजाद करने का था। उनका उद्देश्य पूरे देश को आजाद करने का नहीं था।
इसके पूर्व में कुछ विद्रोह ऐसे भी हुए थे जो किसी एक खास कारण से नाराज थे, यदि उस कारण का समाधान निकल जाएगा तो विद्रोह रुक जाएगा। लेकिन 57 के विद्रोहियों का उद्देश्य किसी एक छोटे से मुद्दे को लेकर अपनी मांग मनवाने का नहीं था, या किसी एक छोटे से भूखंड को आजाद करने का नहीं था। इनका उद्देश्य था कि हिंदुस्तान को आजाद कर देना है और हिंदुस्तान में अल्टरनेटिव सत्ता स्थापित करना है जो भारतीयों की होगी और जो पूरे भारत पर शासन करेगी। अतः 57 का विद्रोह कैसा था? राष्ट्रीय विद्रोह था। इसीलिए इसको प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं। इसके पूर्व के विद्रोहों को हम जनजातीय विद्रोह की श्रेणी में, किसान विद्रोह की श्रेणी में रखेंगे, लेकिन उसे हम राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहते, इसे हम राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं। समझ गए? तब अगला मुद्दा क्या है कि फिर 1857 के बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट की धारा शुरू होती है। 1857 के बाद जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की धारा शुरू होती है, उसके तहत क्या देखते हो आप कि 1885 तक कोई अखिल भारतीय संगठन ऐसा नहीं था जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाए। कोई अखिल भारतीय संगठन ऐसा नहीं था जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाए। 1885 तक राष्ट्रवादी भावना को एक्सप्रेस करने वाली, उसको रिप्रेजेंट करने वाली भूमिका मुख्य रूप से प्रेस ने निभाया, अखबारों ने निभाया। उन्होंने ही सरकार की नीतियों की आलोचना किया, सरकार के सामने अल्टरनेटिव कार्यक्रम रखा, भारत के लोगों को सरकार के विरुद्ध जागरूक करने की कोशिश किया, आदि आदि। 1885 ईस्वी में कांग्रेस बन गई और इसके बाद 1947 में देश आजाद हुआ। लगभग ये जो 62 वर्ष है, 62 वर्षों का संघर्ष इनके नेतृत्व में चला। 62 वर्षों का संघर्ष इनके नेतृत्व में चला। इस दौर में पूरा राष्ट्रीय आंदोलन कैसे चला, इसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे। बस इतना कि 1947 में इसी रास्ते देश आजाद हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर डिटेल डिस्क्रिप्शन करने की अभी कोई जरूरत भी नहीं है। डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग तब करेंगे जब हम राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश करेंगे। 1947 ईस्वी में भारत की आजादी की कहानी राष्ट्रवाद के कई चरणों से गुजरकर विकसित हुई। उस दौरान हिंदुस्तान में कई सारे कारण ऐसे हुए जिसके परिणाम स्वरूप अंत में देश का विभाजन भी हो गया। लेकिन फिर भी चलो, देश आजाद हुआ 1947 में। और तब अगला मुद्दा आता है 1947 के बाद का, 1947 के बाद का पोस्ट इंडिपेंडेंस का इतिहास। पोस्ट इंडिपेंडेंस का इतिहास ये एक अलग सब टॉपिक माना जाता है। इसे भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन पहले मॉडर्न इंडिया तक जब कंप्लीट करेंगे तो वह आज़ादी तक ही कंप्लीट होगा। आज़ादी के बाद का जो इतिहास है उसके लिए हम अलग से शेड्यूल तय करेंगे। पढ़ाऊंगा मैं ही, लेकिन उसे बाद में पढ़ेंगे। अब हम लोग ये तय कर लेते हैं कि आज के इस परिचयात्मक क्लास के पश्चात कल से जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वह टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का। आप लोग उड़ान वाले नोट से यूरोपीय कंपनियों के आगमन का टॉपिक पढ़ के आइएगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।